मैं एक ग्लेशियर की तह में गिर चुका था। इंडियन और पाक फौज के जवानों के साथ गाहे गाहे इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं और दोनों जानिब के फौजी ऐसे गिरे हुए आदमी को उठाने के लिए आने वाली पार्टी से तारुज भी नहीं करते। मगर अब मामला कुछ और था। पिछले चंद दिनों में हम अपने सामने वाली पोस्टों पर मौजूद दुश्मन को काफी जानी नुकसान पहुंचा चुके थे और ऐसी सूरत हाल में गुस्से में मुब्तला दुश्मन की पूरी कोशिश यही होना थी कि किसी एक आदमी को मारकर वो दिल में भड़कने वाली आग को थोड़ा सा ठंडा कर लें। और बिलफर्ज उन्हें मालूम हो जाता कि गिरने वाला आदमी वही है जो बराह रास्त उनके आदमियों को कत्ल करने का जिम्मेदार है, तो वो हर कीमत पर मुझे कत्ल करने की कोशिश करते। हकीकत तो ये थी कि उस वक्त मेरे दिमाग में इंडियन फौजियों का कोई खौफ नहीं था। मुझे मरने से कभी भी डर नहीं लगा था। खासकर उन दिनों तो जो मेरी हालत थी उसमें मौत एक नेमत ही लगती थी। फिर शहादत की मौत का तो अपना मजा है, लेकिन उसके बावजूद बर्फानी कब्र में सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ते हुए जान देना मुझे गवारा नहीं था। ऐसा शख्स उन लम्हात में किस अजियत और तकलीफ से गुजरता है, इसका अंदाजा करने के लिए किसी ज़हनी वर्जिश की जरूरत नहीं। चूंकि क्रेविस का मुंह ऊपर से खुला था, इसलिए मुझे सांस लेने का कोई मसला नहीं था। सर्दी अलबत्ता मेरी रगों में दौड़ने वाले खून को जमाने लगी थी। इस मुख्तसर जगह में मैं मुसलसल हरकत में था, लेकिन वो हरकत जिस्म को गर्म करने में कोई मदद नहीं दे रही थी। अगर कोई खुला मैदान होता और मैं मुसलसल दौड़ लगा सकता तो शायद कोई फर्क पड़ जाता। अब इस महदूद और मुख्तसर जगह पर हरकत करना भला मुझे क्या फायदा देता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो गए थे। नाक इस तरह हो गई थी जैसे मैं उस जगह बर्फ का गोला बांध रखा हो। इस सर्दी का मुकाबला करना ना तो किसी स्नाइपर के बस में है और ना किसी कमांडर वगैरह के। वो तो अल्लाह पाक के अजाबों में से एक अजाब है और जो उसकी लपेट में आ जाए दर्दनाक मौत उसका मुकद्दर ही बनती है। उस वक्त मेरे पास दवा की कोई सूरत बाकी नहीं बची थी। एक दुआ थी जो मेरे लबों पर जारी थी। मुख्तलिफ कुरानी आयात का विर्द करते हुए कम से कम ये इत्मीनान तो मुयस्सर था कि मेरी मौत हालत इस्लाम में हो रही थी। अगर मौत की आमद का यकीन हो जाए तो इंसान को अपने गुनाह बड़े वाज़े दिखाई देने लगते हैं। मेरी आंखों में भी अपने गुनाह उजागर हो गए थे। मैं ज़ेरे लब अपने रहीम और करीम रब से इन गुनाहों की माफी मांगने लगा। फिर मेरी निगाहों में अपने प्यारों की सूरतें घूमने लगी। मुझे अब्बू जान का नूरानी चेहरा नजर आया। उनके लबों पर धीमी मुस्कुराहट रक्सा थी। फिर अम्मी जान नजर आई जो बाहें खोले मेरी मुंतजिर थी। उसी वक्त मेरी दूसरी अम्मी जान यानी पलवशा की मां ने मेरे बाजू को पकड़कर मुझे अपनी जानिब खींच लिया। शायद वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। फिर मुझे जाने हयात नजर आई। वो मेरी दोनों माओं से अलग बाजू फैलाए खड़ी थी। राजू मेरे पास आ जाओ ना। मैं आहिस्ता से क्रेविस में बैठ गया। हाथ पांव की हरकत सुस्त पड़ना शुरू हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। एक सख्त किस्म की तकलीफ और ऐंठन मेरे बदन में शुरू हो गई थी। सैयदना फारूक आजम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने एक बार हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हो से पूछा कि वक्त नज़ा की तकलीफ कैसी होती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका मफहूम कुछ इस तरह है। या अमीरुल मोमिनीन, एक कांटेदार झाड़ी को जिस्म में दाखिल किया जाए और उसके कांटों से जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा को लपेट कर मुंह के रस्ते एक झटके से बाहर खींचा जाए तो कैसा महसूस होगा। नज़ा के आलम में ऐसी ही तकलीफ महसूस होती है। वो तकलीफ मेरा मुकद्दर थी। कहते हैं मौत जिस जगह लिखी होती है वहीं आती है, न एक सेकंड पहले न बाद में। सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम मुकर्रर वक्त पर तशरीफ लेके आ जाते हैं और उस वक्त मैं उन्हीं के इंतजार में आंखें बंद किए बैठा हुआ था। अब नामालूम मेरे लिए कितनी घड़ियां बकाया थी। उस वक्त जो अजियत मेरे जिस्म को पहुंच रही थी उसके बाद मैं यही दुआ कर सकता था कि वो जल्द अज जल्द तशरीफ ले आएं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मरहला भी आता है कि मौत नेमत और निजात लगने लगती है। ऐसी सर्दी से एक बार पहले भी मेरा पाला पड़ चुका था जब मैं गहरी नीली आंखों वाली गुलगारे के दरवाजे पर जिंदगी की भीख मांगने पहुंचा था। उस वक्त मेरे दिल में जिंदा रहने की ख्वाहिश मौत से बरसरे पैकार थी, क्योंकि उस वक्त मेरी पलवशा जिंदा थी। उस वक्त मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढना थे। उस वक्त मुझे मुजाहिदीन की मदद करना थी। लेकिन अब मेरे लिए कोई ऐसा काम बाकी नहीं था जिसकी वजह से मुझे अपने जिंदा बच जाने की उम्मीद होती। अपना आखिरी मिशन मैं कामयाबी से पूरा कर चुका था। ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में जखीरा अंदोजी का काम पाया तकमील तक पहुंच जाता। मेरी राइफल मेरे पसंदीदा शागिर्द तक पहुंच गई थी। अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर मैंने इस रिवायती जंजीर में शहीद होने वाले अपने साबिका उस्तादों की रूहों को मायूस नहीं किया था। अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। इंडियन आर्मी की विकर्स गन की तरतराहट मैं खूब पहचानता था। उस हालत में भी मुझे हथियारों के फायर से उनकी किस्म का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जिसका सारी जिंदगी ही मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से पाला पड़ चुका हो, मरते वक्त भी उसका लाशऊर इन आवाजों को अच्छी तरह पहचान रहा था। उसके साथ ही मेरे दिमाग में उस फायरिंग के होने की वजह गूंजी। यकीनन फहीम पोस्ट पर मौजूद मेरे साथियों ने मेरी तलाश के लिए नीचे उतरने की कोशिश की थी और उसका जवाब उन्हें विकर्स के फायर ने दिया था। विकर्स का फायर दुश्मन की फॉरवर्ड 1 से फहीम ओपी तक तो कारगर नहीं था, अलबत्ता ग्लेशियर विकर्स की हुदूद में आ रहा था। विकर्स के 2-3 ब्रस्ट मेरी समातों में गूंजे और उसके साथ ही जैसे मुझे इल्हाम हुआ कि वो आवाज मेरी समातों से इस शिद्दत से कैसे गूंज रही हो। मैं क्रेविस की गहराइयों में था और वहाँ विकर्स के फायर की इतनी तेज आवाज का पहुंचना मुमकिन नहीं था। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता था
कि क्रेविस की तह में ऐसा सुराख होता जिससे वो आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। मेरी मुर्दा रगों में जैसे नई जिंदगी पड़ गई थी। मैंने आंखें खोलकर फायरिंग की आवाज को गौर से सुना। एक जाने मुझे हल्की सी रोशनी की झलक नजर आई, यूं जैसे बत्ती जल रही हो। रोशनी की जगह पर मैंने दस्ताने वाले हाथ का मुक्का रसीद किया और मेरा हाथ कलाई तक बर्फ से बाहर निकल आया। मेरा दिल जैसे बल्लियों उछलने लगा था। हाथ वापस खींचते ही मुझे इंडियन पोस्ट पर जलने वाली रोशनी नजर आ गई थी। मैं दोनों हाथों से बर्फ को धकेल कर सुराख को चौड़ा करने लगा। 3-4 मिनट में मैं इतना सुराख बनाने में कामयाब हो गया था जिससे रेंग कर मैं उस बर्फानी कब्र से बाहर निकल सकता। दोनों हाथ मजबूती से सुराख के किनारों पर जमा कर मैं बाहर रेंग गया। मैं ग्लेशियर की बिल्कुल तह में पहुंचा हुआ था। 2-3 करवटें लेकर मैं बर्फ की सफेदी से दूर हुआ। उसके बाद पथरीली जमीन थी। सर्दी की शिद्दत में एकदम कमी हो गई थी। गो शाम के अंधेरे में वहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता था, लेकिन क्रेविस के अंदर की सर्दी और बाहर के मौसम में जमीन आसमान का फर्क था। क्रेविस के अंदर -20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तो जरूर होगा, जबकि बाहर का दर्जा हरारत -2-3 डिग्री से ज्यादा नहीं था। अलबत्ता दिसंबर जनवरी में बाहर का दर्जा हरारत भी -30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था और उस वक्त क्रेविस का अंदरूनी दर्जा हरारत उससे दुगना तिगना हो जाता। चंद लम्हे जमीन पर लेटे लेटे मैंने जायजा लिया। जहाँ से मैं गिरा था वहाँ उसी रास्ते से पहुँचना नामुमकिन था, क्योंकि एक तो बुलंदी बिल्कुल ही सीधी थी, दूसरा वो इलाका इंडियन फौज के संतरी नाइट विजन गॉगल से छानते रहते। आम हालात में वो चढ़ाई एक नेमत ही महसूस होती, क्योंकि सीधी ढलान की वजह से दुश्मन के जिस्मानी हमले का खतरा 0% भी ना होता था। लेकिन उस वक्त वो चढ़ाई मेरी वापसी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। मुझे अपने इलाके में पहुंचने के लिए एक लंबा चक्कर काटना था, तब जाकर मैं पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो सकता था। उस जगह से हरकत करके कहीं दाएं बाएं जाना भी खासा मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन की पोस्ट बिल्कुल सामने थी। अगर उनकी नजर उस तरफ उठ जाती तो उन्होंने मुझे गोलियों से भून देना था। उस वक्त मेरी हालत मुनीर न्याजी के उस शेर के मिस्ताक थी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, मगर मैं एक बड़ी मुसीबत से जान छुड़ा चुका था। क्रेविस में एड़ियां रगड़ने से गोली की मौत कहीं आसान थी। यूं भी सारी जिंदगी गोलियों से खेलता आ रहा था और अब गोली ही से मरना मेरा हक बनता था। मैं खड़ा होने के बजाय घुटनों के बल चलते हुए नीचे और बाएं की जानिब हटने लगा। वहां मैं दुश्मन की पोस्ट के बिल्कुल सामने था। थोड़ा सा एक जानिब होते ही मैं खड़ा होकर दाएं जानिब मौजूद नाले में हरकत कर सकता था। क्रेविस और क्लेशनकोफ का फायर वक्फे वक्फे से जारी था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन शदीद आलात की मौजूदगी इस अंधेरे को बेकार कर देती और इंडियन आर्मी के पास ऐसे आलात कसीर तादाद में मौजूद हैं। शदीद आलात में सबसे खतरनाक सोफी थर्मल साइट है, क्योंकि ये घुप अंधेरे में होने वाली मामूली हरकत को जाहिर कर देती है, बल्कि हरकत न करने पर भी ये जानदारों की निशानदही बहुत आसानी से कर देती है। इसके ब्लैक एंड व्हाइट नजारे में जिंदा अशिया सफेद धब्बों की तरह नजर आती हैं और बेजान अशिया काले धब्बों की सूरत में। इसलिए जहाँ भी सफेद धब्बा नजर पड़े, साइट में झांकने वाले को फौरन किसी जिंदा जिस्म की मौजूदगी का इदराक हो जाता है। हरकत करने से मेरा जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया था। क्रेविस की जानलेवा सर्दी धीरे धीरे मेरे रगों पैर से दूर होने लगी। मेरे दिल में देख लिए जाने का अंदेशा मौजूद था और उस अंदेशे ने जल्द ही हकीकत का रूप धार लिया। तेज फायरिंग की आवाज के साथ गोलियों का रुख मुझे अपनी जानिब होता महसूस हुआ। मैंने फौरन ही एक पथरीली चट्टान की आड़ ले ली। दाएं बाएं लगने वाली गोलियों ने मेरी नस नस में बिजली भर दी थी। मैं ज्यादा देर वहीं पड़ा दुश्मन की किसी तलाश पार्टी का इंतजार नहीं कर सकता था। फहीम ओपी से पाकिस्तान की मायानाज गन LMG की तड़तड़ाहट एक तसलसल से सुनाई देने लगी। ये तड़तड़ाहट भी मेरे लिए खतरे का निशान थी, क्योंकि उसकी कोई उचटती हुई गोली मेरा मिजाज पूछ सकती थी। लेकिन उस वक्त अपने साथियों तक ये परेशानी पहुंचाने का कोई जरिया मेरे पास मौजूद नहीं था और ना दुश्मन की किसी पार्टी का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई हथियार था। विकर्स के फायर में जरा सा ठहराव आते ही मैं भागकर नीचे जाने लगा। नाले में जाकर दुश्मन की चलाई हुई गोलियों से महफूज हो सकता था। फिलहाल अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था। मेरी आंखों को दाएं बाएं बिखरी हुई चट्टानों का इदराक अच्छी तरह हो रहा था। अलबत्ता छोटे मोटे पत्थर मेरी नजरों से ओझल थे। तेजी के साथ मैंने दुरुस्ती का दामन भी हाथ से न छोड़ा। नीचे गिरने की सूरत में मुझे शदीद चोट भी लग सकती थी। एक बार फिर फायर की आवाज सुनते ही मैंने करीब मौजूद एक पत्थरी आड़ ले ली। मेरे लिए सबसे मुफीद बात यह थी कि वो शिस्त लेकर फायर नहीं कर सकते थे। सोफी साइट से वो मेरी हरकत तो देख सकते थे, लेकिन वो साइट विकर्स पर नहीं लगाई जा सकती थी कि वो मेरा निशाना साध सकते। यकीनन एक आदमी सोफी नाइट साइट में देखकर फायर करने वाले को सिधाई दे रहा होगा और इस तरह किसी को निशाना बनाना मुमकिन ना होता। जबकि विकर्स पर लगाई जाने वाली शदीद साइट की रेंज इतनी ज्यादा नहीं थी कि उससे 500-600 मीटर पर कारगर फायर किया जा सकता।
सोफी थर्मल नाइट साइट 3rd जनरेशन है और इसके मुताल्लिक कहानी के इब्तिदा में बता चुके हैं। मैं इस पत्थर के पीछे ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था। चंद गज दूर नजर आने वाले दूसरे पत्थर के हजूले को निगाह में रखकर मैं सुरत से वहां मुंतकिल हो गया। फहीम ओपी और दुश्मन की फॉरवर्ड 1 के अलावा भी दूर दूर से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। पूरा सेक्टर ही फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा था। सरहदी इलाके में इस तरह होना कोई अनहोनी बात नहीं है। तमाम पोस्टें एक दूसरे की देखा देखी फायरिंग शुरू कर देती हैं। नाले में उतरते ही मैं किसी मखसूस समत को इख्तियार करने के बारे में मुतजब्जब हो गया। वो इलाका मेरा देखा भाला नहीं था। मैंने नक्शे के जरिए उस इलाके का सरसरी जायजा तो लिया था, लेकिन चूंकि उस इलाके में किसी मिशन के लिए नहीं जाना था, इसलिए मैंने ज्यादा बारीक बीनी से नक्शा पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरा काम तो बस दुश्मन की 2 पोस्टों पर फायर करना था और मैंने अपनी पोस्ट से कहीं भी नहीं जाना था। अब जबकि मैं इत्तेफाकी तौर पर नीचे आ गया था तो मुझे उस इलाके से वाकफियत की जरूरत महसूस हो रही थी। पहाड़ी इलाके में समत को बरकरार रखना यूं भी निहायत मुश्किल होता है। तमाम रास्ते भूल भुलैयों की तरह एक दूसरे में गड़मड़ हो रहे होते हैं। सोने पर सुहागा ये कि उस इलाके में पाकिस्तान इंडिया की सरहद भी किसी तरतीब से नहीं बनी हुई, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सरहद है। कहीं इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सरहद में आगे तक चली आई है और कहीं पाक आर्मी कई किलोमीटर तक इंडिया में घुसी हुई है। इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखकर आप सोच सकते हैं कि मैं किसी मखसूस समत को इख्तियार करने के लिए कितना मुतजब्जब हो सकता था। मगरबी नाले में अगर सीधा चलता तो आगे बाएं हाथ खुर्रम ओपी आती, मगर उस जगह उसकी बुलंदी उबूर करना मुमकिन नहीं था और फिर उसके सामने दुश्मन की पोस्ट 777 भी मौजूद थी। मैं जिस नाले में उस वक्त मौजूद था को वो दोनों ममालिक की अफवाज की निगरानी में था, मगर नाले के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन आर्मी का कब्जा था और इसकी वजह ये थी कि उस जानिब पाक आर्मी के जवान नाले में उतर नहीं सकते थे, जबकि इंडियन आर्मी के फौजियों की वहां तक रसाई निहायत आसान थी। इसी तरह इंडियन फौजी निहायत आसानी से नाले में मौजूद अफराद को फायर का निशाना बना सकते थे, जबकि पाक आर्मी का कोई मुस्तनद स्नाइपर तो नाले में कामयाब फायर कर सकता था। आम फायरर की रेंज से वो नाला दूर था। मैंने सरसरी तौर पर सोचकर मगरिब की जानिब जाने का फैसला किया और इसकी वजह ये थी कि मशरक की जानिब रुख करने के लिए मुझे फॉरवर्ड 1 के सामने से गुजरना पड़ता। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं दौड़ पड़ा, मगर ये दौड़ना मैदानी इलाके की तरह सरपट भागना नहीं था। इसकी वजह एक तो ऑक्सीजन की कमी थी, दूसरा दिखाव भी न होने के बराबर था। फॉरवर्ड 1 और 777 के दरमियान एक नाला गुजर रहा था, जबकि खुर्रम ओपी और फहीम ओपी के दरमियान कोई नाला नहीं पड़ता था। दोनों पोस्टों के दरमियान एक दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला था जो खुर्रम ओपी के बेस के पास जाकर नीचे दब जाता और वही जगह खुर्रम ओपी का बेस थी, लेकिन उस बेस की चढ़ाई नाले की तरफ से बिल्कुल सीधी थी। अलबत्ता 777 से गुजरकर यकीनन रास्ता मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि फहीम ओपी के पोस्ट कमांडर के बकौल दुश्मन के कब्जे में जब ये ओपी थी तब वो उसी तरफ से अपने आदमी ऊपर चढ़ाया करते थे। अब मुझे उस जगह तक पहुंचना था। 777 पोस्ट की रोशनी नजर आते ही मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली थी। उस जगह से मुझे एहतियात से गुजरना था। उस वक्त पोस्ट के मुतवाजी होने में 100 गज का फासला रहता होगा कि अचानक माहौल धमाके की आवाज से गूंज उठा। गोली मेरे करीब से शू करके गुजर गई। मैं फौरन मुंह के बल लेट गया। उसके साथ ही मेरे कानों में किसी की झल्लाती हुई आवाज आई, बेवकूफ इंसान, तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने फायर करने को कहा है। उन्होंने मेरे लिए नाकाबंदी की हुई थी और मैंने बगैर किसी शक व शुबे के उनके काबू में आ जाना था, लेकिन एक आदमी की बेसब्री या इस्तराब ने मुझे चौकन्ना कर दिया। इसी बात पर सीनियर उसे डांट रहा था। नीचे लेटते ही मैं पीछे हटने लगा। हथियार की गैर मौजूदगी मुझे बेदस्तोपा बना रही थी। इस मर्तबा सीनियर ने तमाम को इजाजत दी। अब वो भाग रहा है, फायर करो। एकदम गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई थी। मेरे लेट जाने की वजह से हदफ उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वो बस अंदाजे से फायरिंग कर रहे थे। वो अपनी जगह पर मौजूद रहकर फायर कर रहे थे। उसकी बजाय अगर वो आगे बढ़कर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करते तो कामयाब हो गए होते। महसूस यही हो रहा था कि उन्हें मेरे पास हथियार की मौजूदगी का खतरा था और यही बात उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए थी। एक पत्थर की आड़ में रहते हुए मैं पीछे खिसकता रहा। चंद गज पीछे एक बड़ी चट्टान तक पहुंचकर मैंने चट्टान की आड़ ली और तिरछा होकर भाग पड़ा। जिस तरह दुश्मन ने 777 पोस्ट से नाले में उतरकर मेरे लिए घात लगाई थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें फॉरवर्ड 1 से भी उतरना चाहिए था। इसका मतलब यही था कि उस नाले के दोनों जानिब यानी मगरिब और मशरिक में दुश्मन के मुसल्लह अफराद मौजूद थे। जुनूब की तरफ खड़ी ढलाने और शुमाल की जानिब दुश्मन की पोस्टें थी। इस चूहेदान में सिर्फ एक रास्ता बाकी था जहाँ से मेरे भागने की थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी, और वो फॉरवर्ड 1 और 777 के दरमियान मौजूद नाला था। ये नाला शुमाल की जानिब निकल रहा था। इस नाले में भी आगे जाकर तो लाजिमन दुश्मन की पोस्टों ने मौजूद होना था, लेकिन उस वक्त मरहला तो उस घेरे से निकलने का था। अगर तो दुश्मन के सिपाहियों ने उस नाले पर भी अपने आदमी खड़े किए होते तब तो मेरा मारा जाना यकीनी था, या कम से कम पकड़ा जाना यकीनी था। अकब में मुझे दुश्मन की ललकारें और चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। दुश्मन के उन आदमियों ने लाजिमन फॉरवर्ड 1 पोस्ट वालों को मेरे भाग निकलने का और उनकी जानिब रुख करने का बता दिया होगा। जल्द ही मैं दोनों पोस्टों के दरमियान मौजूद नाला मोड़ पर पहुंच गया। मशरकी और मगरिबी
भी दोनों नालों का पानी शुमाली नाले ही में गिर रहा था, गोया शुमाल की जानिब उतराई थी। शुमाली नाले में मुड़ते ही मेरे कदमों की रफ्तार में तेजी आ गई थी। एक पत्थर से ठोकर खाकर मैं तीसरी मर्तबा गिरा और उठकर फिर भाग पड़ा। भागते हुए मेरी नजर दाएं जानिब ढलान पर पड़ी। 500-600 गज दूर टॉर्चों की रोशनियां शुमाली नाले की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वो शुमाली नाले पर भी नाका लगाने आ रहे थे, लेकिन शायद उन्हें थोड़ी सी देर हो गई थी और देर की वजह उनकी गफलत की बजाय वक्त की कमी थी, क्योंकि मेरे फहीम ओपी से नाले में गिरने और दुश्मन को इस बारे में मालूम होने के बाद इतना वक्त नहीं गुजरा था। दुश्मन ने पहले इन 2 रस्तों की नाकाबंदी की थी जहां से मेरा भाग निकलना यकीनी था, और अब जबकि मैं 111 पोस्ट के आदमियों की घात से बच निकला था तो उन्हें भी शुमाली नाले का ख्याल आ गया था। टॉर्चों की रोशनी को देखते ही मेरे कदमों में तेजी आ गई थी। मुसलसल अंधेरे में रहने की वजह से मेरी आंखों की कारकर्दगी काफी बढ़ चुकी थी। गो मैं काफी दफा ठोकर खाकर गिर चुका था, लेकिन उस वक्त एहतियात से चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरी सांस धूकनी की मानिंद चल रही थी। ऑक्सीजन की कमी तेज रफ्तारी की राह में बड़ी रुकावट होती है, और चूंकि यही मसला दुश्मन को भी दरपेश था, इसलिए वो मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी नहीं दिखा सकते थे। यूं भी मेरी मिसाल उस हिरन की थी जो जान बचाकर भाग रहा हो, और ऐसी हालत में हिरन दुनिया के तेज रफ्तार जानवर चीते को भी मात दे जाता है। मैं शुमाली नाले में आगे गुजरता चला गया। नाला बतदरीज शुमाल की जानिब बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस नाले में मेरा मुसलसल बढ़ते रहना मुनासिब नहीं था। मेरी वहाँ मौजूदगी की खबर यकीनन दुश्मन की हर पोस्ट तक पहुँच गई थी, और अभी तक मैं एक महदूद इलाके में ही भाग रहा था। इस महदूद जगह को घेरना दुश्मन के लिए मुश्किल नहीं था। मुझे बचने के लिए उस जगह से ज्यादा फासला पैदा करना जरूरी था, और इसी बात में मेरी निजात थी। उसके साथ ये भी जरूरी था कि मैं ऐसे रास्ते पर हरकत न करता जो दुश्मन को मेरे भागने की समझ से आगाह रखता। यही सोचकर नाले में 500-600 गज आगे जाते ही मैंने भागना मौकूफ करते हुए बाएं जानिब मौजूद ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। यूं के बुलंद होने के साथ मेरा आगे का सफर भी जारी रहे। पहाड़ की बुलंदी पर तो अगर आदमी तेज कदमों से चलता हुआ जाए तब भी सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। उस वक्त भी मेरा सीना जैसे फटने के करीब था। 2 मिनट रुककर मैंने सांस बहाल किया और इस दौरान दाएं बाएं का जायजा लेता रहा। नाला मिलाप पर टॉर्चों की रोशनी नजर आना बंद हो गई थी। नामालूम दुश्मन वहीं रुक गया था या नाले में आगे बढ़ गया था। ये भी मुमकिन था कि एक पार्टी वहीं रुक गई हो और दूसरी नाले में आगे बढ़ती आ रही हो। अचानक ही नाला मिलाप की जानिब जबरदस्त किस्म की फायरिंग की आवाज उभरी। नामालूम वो तलाशी फायर कर रहे थे या कोई बदकिस्मत जानवर उनके आगे चढ़ गया था। सांस बहाल होते ही मैं फिर बुलंद होने लगा। पहाड़ी ढलान पर रास्ता न होने की सूरत में सफर करना कितना मुश्किल और दुश्वार है, उसके बारे में सिर्फ वही शख्स अंदाजा कर सकता है जिसका वास्ता पहाड़ों से पड़ चुका हो। टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर सरसब्ज पहाड़ों के नजारे करना और बात है, लेकिन जब खुद इंसान का इन पहाड़ों से वास्ता पड़ता है तो मालूम होता है कि इन सुहाने नजारों के पीछे क्या मुसीबत छुपी है। गिरता संभलता मैं आगे बढ़ता रहा। चंद 100 गज के बाद अचानक ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां रास्ता बना हुआ था, और ये रास्ता खतरे का बहुत बड़ा निशान था। इस इलाके में रास्ता सिर्फ इंडियन फौज की आमदोरफ्त से ही बन सकता था। वो खालिसतन सरहदी इलाका था जहां सिविल आबादी काफी पीछे थी। मैं रास्ते को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। अब मेरे कदमों में तेजी से ज्यादा एहतियात दराई थी। दुश्मन कहीं भी घात लगाकर बैठा हो सकता था, और तेज कदमों से जहां मेरा सांस फूल रहा था और गहरे सांसों की आवाज दूर तक सुनाई दे सकती थी, वहीं पाँव के नीचे आकर लुढ़कने वाले रोड़े और कंकर भी मेरा राज फाश कर सकते थे। मजीद 100-150 गज चलने के बाद मुझे उस एहतियात का फल मिल गया। एक ही दम मेरे कानों में रेडियो सेट की खड़खड़ाती हुई आवाज पड़ी और मेरे कदम रुक गए। 50-60 कदमों के फासले पर बैठा कोई रेडियो सेट पर बात कर रहा था। यस सर, हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, ओवर। पूछा गया, नाले में उतरे हो या ऊपर बैठे हुए हो, ओवर। पहाड़ी पे बैठा हुआ आदमी बोला, करीब 150 गज बुलंदी पर बैठे हुए हैं, ओवर। पूछा गया, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं और शब्दीद ऐनक मौजूद है, ओवर। वो बोला, टोटल 5 आदमी हैं और शब्दीद ऐनक नहीं है, ओवर। पूछने वाले के लहजे में झल्लाहट थी, क्यों नहीं है, ओवर। जवाबन तफसील बताते हुए कहा गया, सर पोस्ट पर 3 शब्दीद ऐनकें थीं। पोस्ट कमांडर ने 2 तो पोस्ट पर मौजूद संतरियों के हवाले कर दी और तीसरी हमसे पहले निकलने वाली पार्टी ले गई, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, अंधेरा है, एहतियात से काम लेना, दुश्मन गायब हो चुका है और अंदाजा है कि वो इसी नाले में मौजूद है, ओवर एंड ऑल कहकर सीनियर ने बातचीत खत्म कर दी। उसके साथ ही वो किसी दूसरी पार्टी को पुकारने लगा था। वहाँ पर मौजूद आदमी आपस में बातें करने लगे। सबका मौजू मैं ही था। कोई बोला, मुझे लगता है वो आगे निकल गया है। दूसरा बोला, दीपराज तुम्हारा दिमाग खराब है। ये उसी आदमी की आवाज थी जो रेडियो सेट पर बात कर रहा था। यकीनन वो उनका सीनियर था। दीपराज की आवाज आई, सर जी, नाला मोड़ से यहाँ तक आधा किलोमीटर फासला बन रहा है। अगर वो नाले ही नाले में भाग रहा है तो यकीनन वो आगे निकल गया होगा। हमें यहाँ पहुँचे हुए बमुश्किल 5 मिनट हुए हैं। सीनियर बोला, इत्तला मिलते ही हम पोस्ट से उतर आए थे और पोस्ट से यहाँ तक का फासला किलोमीटर से कम है। एक और आवाज उभरी, प्रताप सर छोड़ें इस बेवकूफ आदमी को, इसकी हर समय निराली मंतिक होती है।
उनकी बातों को नजरअंदाज करके मैं वहां से गुजरने की तरकीब सोचने लगा। वो जिस पोस्ट से उतरे थे वो करीब ही थी। किलोमीटर भर का फासला पहाड़ी इलाके में कोई हैसियत नहीं रखता। अगर मेरे पास हथियार होता तो उन पांचों का सफाया करना निहायत आसान था, लेकिन अब खाली हाथ 5 मुसल्ला अफराद पर हल्ला बोलना मुमकिन नहीं था। लाजिमन पीछे मैं जो रास्ता छोड़ आया था वो उनकी पोस्ट तक ही जाता था। मैं बंदर चाल चलता हुआ वहाँ से दूर हटने लगा। बंदर चाल एक फौजी इस्तिलाह है, यानी एक फौजी का दुश्मन के इलाके में जमीन पर बैठकर अपने सामने के इलाके को एक हाथ से टटोलते हुए बगैर आवाज निकाले हरकत करना। चूंकि वो नीचे नाले की तरफ मुतवज्जे थे, इसलिए मैं मजीद बुलंदी पर चढ़ने लगा। मजीद 100 गज ऊपर आकर मैं खड़े होकर वहाँ आगे बढ़ गया। अब उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुँच रही थी, मगर मेरा वहाँ से गुजरना ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मेरे पाँव के नीचे आकर एक दरमियानी जिसामत का पत्थर अपनी जगह से खिसका और लुढ़कते हुए नशेब में गिरने लगा। रात की खामोशी में मुझे वो आवाज सूरे इसराफील से कम नहीं लगी थी। पत्थर के लुढ़कने का जवाब चंद सेकंड के अंदर क्लैशनकोफ के ब्रस्ट की सूरत में आया। उसके साथ ही दुश्मन के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एक बात मेरे हक में जाती थी कि उस पार्टी के पास शब्दीद आला मौजूद नहीं था। क्लैशनकोफ चलाने वाले ने बैरल का रुख लुढ़कने वाले पत्थर की तरफ रखा था, इसलिए गोलियां मेरी जानिब नहीं आई थी। लेकिन किसी भी वक्त बैरल का रुख मेरी जानिब हो सकता था। मैं वहां रुककर किसी पत्थर की आड़ भी ले सकता था, लेकिन दुश्मन पार्टी तलाशी लेते हुए उस जानिब का रुख करती तो मैं पकड़ा जाता और वहां से आगे बढ़ने की सूरत में किसी अंधी गोली का शिकार बनने का खतरा था। मैं खतरा मोल लेते हुए आगे बढ़ गया। अब मैंने ऊपर चढ़ने का सिलसिला मौकूफ करते हुए ढलान पर तिरछे ही आगे कदम बढ़ा दिए थे। इस तरह मैं ऊपर चढ़ने की निस्बत जरा तेज कदमों से नाले के मुतवाजी सफर कर सकता था। 45 डिग्री जाविये पर झुकी हुई ढलान मेरे नीचे लुढ़कने के खतरे को कम कर रही थी। गोलियां वक्फे वक्फे से चल रही थीं। चूंकि वो इलाका सतह समंदर से 14,000 फुट से ज्यादा बुलंद था, इसलिए वहाँ झाड़ियां दरख्त वगैरह नजर नहीं आ रहे थे। दिन के वक्त तो मैं दूर ही से नजर आ जाता। अचानक फायरिंग की आवाज तेज हुई। मैं चंद कदम पीछे एक पथरीली चट्टान छोड़ आया था। फौरन ही रुकते हुए मैंने उस चट्टान की आड़ ले ली। न जाने मैं दुश्मन को नजर आ गया था या यूं ही उन्हें एमुनिशन को जाया करने का शौक था। अकब में मुझे 200-250 कदम दूर टॉर्चें रोशन नजर आ रही थीं। आने वालों का रुख उसी जानिब था। 2 टॉर्चों को रोशन देखकर मुझे ख्याल आया शायद उनके 2 आदमी ही इस तरफ आ रहे हैं और बाकी वहीं बैठे हुए हैं। अगर आने वाले वाकई 2 थे तो मैं हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता था। हथियार के अलावा मैं बिल्कुल ही बेदस्तोबा था। इस ख्याल ने मुझे वहीं लेटने पर मजबूर किए रखा। अगर वो 5 ही उस समत को आ रहे थे तब तो मेरा बचना मुहाल हो जाना था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उठने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो छोटे छोटे ब्रश चलाकर मुसलसल फायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यूं ही 2-2, 3-3 गोलियां चलाकर उन्होंने पूरी मैगजीन खत्म कर दी। वो रुककर टॉर्च की रोशनी में नई मैगजीन लगाने लगे। क्लैशनकोफ दोबारा कॉक करके वो चल पड़े। नई मैगजीन से उन्होंने फायर नहीं किया था। 50-60 कदम दूर ही उनकी बातों की आवाज आने लगी। इलाके को मद्देनजर रखकर वो आगे पीछे होकर आगे बढ़ रहे थे। उस इलाके में फैलकर आगे बढ़ना काफी मुश्किल है, बल्कि ज्यादातर जगहों पर तो नामुमकिन हो जाता है। अब मुझे वाज़े तौर पर नजर आ गया था कि वो 2 ही थे। मैं ज़हनी तौर पर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। पहली वाज़े बात मेरी समात में पहुंची, कोई लूमड़ वगैरह होगा। दूसरे की आवाज आई, सही कह रहे हो। मैं जिस पत्थर के अकब में छुपा था उन्होंने वहाँ चंद गज नीचे से गुजरना था, और फिर मेरी बदकिस्मती के 20-25 गज दूर रुककर उन्होंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी और एक आदमी ने पीछे मुड़कर जोरदार आवाज में कहा, सर यहाँ कोई मौजूद नहीं है। उनके सीनियर की आवाज आई, अच्छी तरह तसल्ली कर ली है? पहली बार आवाज देने वाले ने जवाब दिया, जी सर। इस दौरान टॉर्च की रोशनी उसी पत्थर पर आकर ठहर गई थी जिसके अकब में मैं छुपा हुआ था। मैं अपने आप मजीद सिमट गया। सीनियर की इत्मीनान भरी आवाज गूंजी, ठीक है, वापस आ जाओ। एक ने मशवरा चाहने वाले अंदाज में पूछा, उस पत्थर के पीछे देख लें। मेरे आसाब एक बार फिर तन गए थे। दूसरा ये कहकर वापस मुड़ गया, जरूरत नहीं है। पहले वाला मुसिर हुआ, राजेश ठहरो, देख लेने में क्या हर्ज है। राजेश रुकते हुए बोला, अच्छा देख लो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो उस पत्थर को नजर में रखकर हथियार ताने हुए उस जानिब का रुख करता तो मैं आसानी से उस पर काबू न पा सकता था, खासकर उस सूरत में जब 20-25 कदम दूर उसका मुसल्ला साथी भी मौजूद होता। राजेश की बेदिली देखते हुए उसने भी इरादा मंसूख कर दिया, रहने दो। मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। मैं वहीं पड़ा उनके दूर जाने का इंतजार करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातचीत की आवाज मादूम होने लगी और मैं उठकर बैठ गया। 200-300 कदम चलने के बाद मैं एक बार फिर बुलंद होने लगा, क्योंकि उस नाले में मेरे लिए ज्यादा खतरा था। पहाड़ी उबूर करके मैं दूसरे नाले में उतरकर ज्यादा महफूज हो जाता। अब मैं आगे जाने की बजाय मुसलसल बुलंद हो रहा था। जो लोग पहाड़ी इलाके में रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि बुलंदी का सफर सीधी लाइन में तय नहीं किया जा सकता। आदमी को जिग-जैग में चलकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस तरह गिरने का खतरा भी कम हो जाता है और इंसान को चलने में भी आसानी रहती है। आधे पौन घंटे में मैं पहाड़ की बुलंदी पर पहुंच चुका था।
दिन का वक्त होता तो मैं इलाके का जायजा ले सकता था। रात का अंधेरा मुझे ऐसी किसी कार्रवाई की इजाजत नहीं दे रहा था। अब अगले नाले में उतरकर मैं वापस जुनूब का रुख भी कर सकता था, लेकिन मुझे 100% यकीन था कि उस नाले के इख्तिताम पर मुझे दुश्मन जरूर मिलता, क्योंकि दुश्मन की पहली तरजीह यही थी कि मैं वापस पाकिस्तान की सरहद उबूर न कर सकूं, और वहां पर मेरा सरहद उबूर करना यकीनन नामुमकिन ही था। अलबत्ता उस इलाके से दूर जाकर मुझे सरहद उबूर करने में इतना मसला न होता, और 1-2 दिन गुजरने की वजह से मेरी तलाश में भी पहले जितनी तुंदी न रहती। इस सोच ने मुझे वापस मुड़ने से बाज रखा था। नाले में उतरने की बजाय मैंने बुलंदी पर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी तक मेरा रुख शुमाल की जानिब था। आसमान पर चमकता कुतबी सितारा समत के तयन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा था। 200-300 गज चलने के बाद ढलान नीचे की जानिब उतरने लगी। इसी लाइन में एक पहाड़ी का हयूला नजर आ रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे मुकम्मल नाले में उतरना पड़ता। मुझे वो नाला खतरनाक नजर आ रहा था। वो ऐसी जगह थी जहां दुश्मन नाका लगा सकता था, क्योंकि वो 2 नालों को मिलाने वाला एक मुख्तसर सा नाला था, और दुश्मन की नजर में मैं अपने दाएं हाथ मौजूद नाले से बाएं यानी मगरिबी जानिब मौजूद नाले में मुंतकिल हो सकता था। एक लम्हा रुक कर मैंने खुद को दुश्मन की जगह रख कर सोचा कि वहाँ वो किस जगह पर अपने आदमी को बिठा सकता था। आया वो इस मिलाप वाले नाले को उबूर करके मगरिबी नाले में नाका लगाते, या मेरे दाएं हाथ मौजूद मशरकी नाले में पार्टी लगाते। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया था कि दुश्मन के लिए मशरकी नाले के सिरे पर आदमी बिठाना ज्यादा मुनासिब था, क्योंकि इस तरह एक तो वो मेरे मगरिबी नाले में मुड़ने की निगरानी कर सकते थे, दूसरा बिलफर्ज मैं मशरकी नाले ही में सफर करना मुनासिब समझता तो मशरकी नाला भी उनकी नजर में होता। इसके बरक्स मगरिबी नाले में मैं सिर्फ उस वक्त उनका निशाना बनता जब मैं मशरकी नाला छोड़कर मगरिबी नाले में इंतकाल का सोचता। एक बात तो यकीनी थी कि दुश्मन की नजर में मैं अभी तक मशरकी नाले में ही छुपा था या सफर कर रहा था। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं 50 कदम पीछे चलकर मगरिबी जानिब उतरने लगा। बुलंदी की बजाय नीचे उतरते वक्त गिरने का खतरा ज्यादा होता है। इस तरह पाँव के नीचे से कंकर और पत्थर वगैरह भी लुढ़कते हैं, इसलिए मैं हद्दुल वसा आराम और एहतियात से उतर रहा था कि कंकर और पत्थर वगैरह मेरे पैरों से टकराकर नीचे लुढ़क कर मेरा राज फाश न कर दें। दुश्मन ने मुझे पकड़ने या मारने के लिए चारों तरफ अपनी पार्टियां फैला दी थीं, और किसी जगह भी उनकी पार्टी मौजूद हो सकती थी। नाले की तह में पहुंचने तक मुझे उतना ही वक्त लगा था जितना इस पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ते हुए लगा था। एक बात जहन में रहे कि वजीरिस्तान के पहाड़ हैं या कोई और पहाड़ी सिलसिला है, उनमें तमाम नालों का बहाव किसी मखसूस समत में नहीं है। भूल भुलैयों की तरह हर नाले का अपना ही रुख है। आखिर में आकर अलबत्ता तमाम नाले दरिया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और पानी मुख्तलिफ अतराफ में बहना शुरू कर देता है। कुछ नालों का पानी कश्मीर का रुख करता है और कुछ नालों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाता है। मशरकी नाले में चलते हुए मैं मुसलसल नशेब में जा रहा था, जबकि मगरबी नाले में जाते हुए मुझे हल्की चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा था। अचानक रेडियो सेट की खड़खड़ाती आवाज सुनकर मुझे रुकना पड़ा। मेरे अंदाजे के बरक्स दुश्मन उस जानिब मौजूद था। ये भी मुमकिन था कि दुश्मन ने दोनों जानिब अपने आदमी बिठाए होते। रेडियो सेट पर किसी और पार्टी को पुकार कर उनसे फायरिंग करने की वजह पूछी जा रही थी। सरे शाम जिस वक्त से मैं भागा था, फायरिंग की आवाज वक्फे वक्फे से गूंज रही थी। यूं भी भारतीय इस लिहाज से काफी बहादुर हैं कि पत्ते के खड़कने पर भी मैगजीन खाली कर देते हैं, और आज तो यकीनी तौर पर एक मुसलमान फौजी उनकी सफों में मौजूद था। जिस पार्टी को जरा शुबा हो जाता वो फायर खोलने में 1 सेकंड जाया न करती। कदम धीमे करके मैं रुक गया और फिर जमीन पर लेटकर उन्हें जांचने लगा कि वो आया कितने आदमी हैं और उनके पास शदीद आलात मौजूद हैं या नहीं। मेरा वहां से गुजरकर आगे बढ़ना नागुजीर था, क्योंकि वापस लौटने में खतरा कई गुना बढ़ जाता। मुझे वहां लेटे हुए 15-20 मिनट हो गए थे जब वो कंट्रोल को सब अच्छा रिपोर्ट देने लगे। यकीनन वो हर घंटे बाद सब अच्छा रिपोर्ट दे रहे थे। एक आदमी ने अपने कॉल साइन के साथ कंट्रोल को पुकारा, 3-2 फॉर कंट्रोल ओवर। आवाज आई 3-2 सेंड योर मैसेज ओवर। वो बोला ऑल ओके ओवर। उसने सब अच्छा पेश किया। 3-2 मोहतात रहना, दुश्मन अभी तक इसी हुदूद में है, कैप लिसनिंग आउट। कंट्रोल ने उसे राब्ते में रहने का कहकर खामोश होने का इशारा किया। कंट्रोल को दूसरी पार्टियों की तरफ से भी पुकारे जाने की आवाजें आने लगी थी। मुख्तलिफ पार्टियों के 20 कॉल साइन मैंने गिने। गोया मेरी तलाश में 20 पार्टियां निकली हुई थी। मुझे टकराने वाली ये चौथी पार्टी थी। इससे पहले टकराने वाली पार्टी में 5 अफराद थे। नामालूम ये पार्टी कितने अफराद पर मुश्तमिल थी। जहां तक गालिब गुमान था, इनकी तादाद भी 5 ही होनी चाहिए थी। एक पत्थर की आड़ में लेटकर मैं उनका जायजा लेता रहा। मुझे 2 हयूले टहलते नजर आ रहे थे। मुझे मुसलसल चलते हुए 4-5 घंटे से ज्यादा हो गए थे, और उस वक्त अंदाजे के मुताबिक 10:30-11 बजे का अमल था। 19-20 का चांद 10-11 बजे निकल आता है, और उस वक्त पहाड़ियों की चोटियों पर हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। मेरी कलाई से घड़ी बंधी हुई थी, लेकिन घड़ी की अंदरूनी लाइट जलाकर वक्त देखना बेवकूफी थी।
उस अंधेरे में हल्की सी रोशनी भी दूर से देख लिए जाने का खतरा था। घुप अंधेरे में नजर पहले से ज्यादा काम करने लगी थी और उसकी वजह चांद का तुलू होना था। आवाज आई, सर राजीव, क्या उस नर्कवासी के पकड़े न जाने तक हम तमाम यूं ही जागते रहेंगे? झल्लाए हुए संतरी ने मुझे जहन्नमी कहते हुए दिल की भड़ास निकाली। राजीव नामी सीनियर ने फौरन ही उसकी बात मान ली। एक आदमी जागता रहे, बाकी 2 आराम करने लेट जाओ। और उसकी बात से मुझे अंदाजा हो गया था कि उनकी तादाद 4 थी। एक और आवाज उभरी, ये भी खूब कही, इस सर्दी में खाक नींद आएगी, लकड़ियां भी मौजूद नहीं हैं कि आग जलाई जाए। दूसरा बोला, सर राजीव, एक मशवरा है। ये उसी की आवाज थी जिसने मुझे कोसा था। राजीव ने मजाही अंदाज में कहा, बोलिए महाराज। उसने मशवरा देते हुए कहा, सर मैं और रंजीत वापस पोस्ट पर चले जाते हैं, 2-3 कंबल भी ले आएंगे और हलवा चाय का बंदोबस्त भी कर लेंगे। यूं भी अब पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। उनका सीनियर राजीव नीम रजामंद था। यार कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो बोला, क्या गड़बड़ हो सकती है सर? नाला उबूर करके यहाँ थोड़े ही फासले पर एक और पार्टी लगी हुई है और उस बेगैरत के पास भी कोई हथियार मौजूद नहीं है। मेरी वजह से वो हार हो रहे थे, इसलिए मुझे कोसना तो बनता था। राजीव ने रजामंद होने में देर नहीं लगाई थी। बोला, फिर ऐसा है, रंजीत और प्रेमचंद चले जाएंगे, तुम यहीं रहो मेरे साथ। यकीनन उस सर्दी में गर्म कंबल और चाय हलवे का मिलना एक नेमत ही तो थी। वो खुश होते हुए अपने साथियों को बोला, ठीक है सर, रंजीत और प्रेमचंद तुम दोनों रवाना हो जाओ। प्रेमचंद की आवाज आई, चले रंजीत भाई। वो लहजे से नौजवान लग रहा था। रंजीत ने कहा, चलो, और 2 हयूले मगरिब की जानिब बढ़ गए। चांद के बुलंद होने के साथ मंजर पहले से साफ नजर आ रहे थे। मैं प्रेमचंद और रंजीत के दूर जाने का इंतजार करने लगा। उनके हयूले मगरिबी जानिब होते हुए नजर आए और उसी तरफ उनकी पोस्ट ने मौजूद होना था। मैंने अंदाजन आधा घंटा मजीद इंतजार किया और फिर हमले के लिए तैयार होकर पत्थर की आड़ से बाहर आकर बंदर चाल चलता उनके करीब होने लगा। उनका सीनियर राजीव एक पत्थर से टेक लगाकर बैठा हुआ था, जबकि संतरी खड़े होकर नाला मोड़ की जानिब मुतवज्जे था। अपने दोनों साथियों के जाने के बाद वो चंद मिनट तो गपशप करते रहे, मगर अब खामोश थे। मेरा रुख राजीव की तरफ था, क्योंकि बेफिक्री से बैठे होने की वजह से वो आसान शिकार साबित हो सकता था। उस तक पहुंचने से पहले अगर कोई आवाज वगैरह पैदा हो जाती तो मैंने सख्त मुश्किल में फंस जाना था। संतरी ने टॉर्च जलाकर नाले मोड़ की जानिब रोशनी फेंकी और सामने के इलाके में नजरी तलाशी लेने लगा। उसका सीनियर पत्थर से टेक लगाकर सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सर्दी बगैर गर्म बिस्तर के सोने के लिए कहाँ छोड़ती है। अलबत्ता उसने गर्म लिबास पहना हुआ था, इस वजह से कम से कम वो आराम से बैठ सकता था, वरना तो बगैर हरकत किए काम न बनता। एक हाथ से पाँव के नीचे आने वाले रोड़ों कंकरों को जांचकर मैं आहिस्तगी से वहां पाँव रखता और फिर अगला पाँव रखने के लिए जमीन टटोलना शुरू कर देता। चंद कदम का फासला 2 सेकंड में तय किया जा सकता था, मगर वो फासला तय करने में मुझे कई मिनट लग गए थे। मैं राजीव से 2 कदम दूर था जब संतरी फितरी तकाजे से मगलूब होकर चंद कदम मजीद दूर हुआ और खड़े खड़े टैंकी खाली करने लगा। उसके साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा था। उसने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मैंने एकदम उठकर राजीव नामी सीनियर पर हल्ला बोल दिया। शायद उसकी चीख की आवाज अपनी पोस्ट तक चली जाती, मगर मैंने सबसे पहले एक हाथ उसके होंठों पर रखकर उसकी चीख का सद्देबाब किया। होंठों पर सख्ती से जमाए हुए दाएं हाथ को मैंने दाएं जानिब खींचा और बायां हाथ उसके सर पर जमाकर मैंने बाएं और नीचे की जानिब जोरदार झटका दिया। ये मखसूस झटका गर्दन तोड़ने का सबसे आसान नुस्खा है। उसने बेख्तियार हाथ पांव झटकना शुरू कर दिए थे। मैंने उसकी गर्दन से हाथ हटाते हुए उसके साथ पड़ी क्लैशनकोफ उठाई और संतरी की तरफ बढ़ गया। वो फारिग होकर पतलून के बटन बंद कर रहा था। उसके साथ साथ वो अपनी भद्दी आवाज में संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं गुनगुना रहा था। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए तमाम एहतियात बालाए ताक रख दी। उसने भी मेरे कदमों की आवाज को अपने सीनियर के कदमों की आवाज समझा। गोली चलाने से आवाज दूर जा सकती थी। मैंने क्लैशनकोफ की बैरल की जानिब से पकड़कर उसके बट से गुनगुनाने वाले संतरी के सर की सख्ती का अंदाजा किया। आह की आवाज निकालकर वो लहराता हुआ नीचे गिर गया। एक बार और उसके सर को बट से बजाते हुए मैंने उसे अपने सीनियर के पास भेज दिया ताकि इकट्ठे मिलकर अपनी गफलत का सोग मना सकें। सर की चोट ज्यादा देर तड़पने के लिए नहीं छोड़ती। वो भी चंद बार हाथ पांव झटक कर हमेशा के लिए हर किस्म की हरकत से बेनियाज हो गया था। मैं जल्दी जल्दी उन दोनों की तलाशी लेने लगा। वहाँ 2 झोले भी पड़े हुए थे जिनमें पानी की बोतलें और क्लैशनकोफ की इजाफी मैगजीनें पड़ी हुई थी। एक झोले में 5 फालतू मैगजीन डालकर मैंने अपनी पुश्त पर लटका लिया। राजीव की जेब से सिगरेट और लाइटर भी बरामद हुआ था। सिगरेट की डिब्बी को फेंक कर लाइटर मैंने जेब में डाल लिया था। क्योंकि अभी तक वहाँ बर्फबारी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन दोनों के पाँव में आम फौजी बूट थे। मेरे अपने पाँव में मौजूद स्पोर्ट्स शूज उनके जूतों से बेहतर थे, इसलिए मैंने उनके जूते उतारने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अलबत्ता राजीव के हाथों पर चमड़े के दस्ताने मुझे अपने कपड़े के दस्तानों से बेहतर लगे। अपने दस्ताने जेब में डालकर मैंने उसके दस्ताने निकाल कर पहन लिए। संतरी की जेब से मुझे एक चाकू भी मिल गया था। ऐसी चीजें चूंकि बहुत कारआमद होती हैं, इसलिए मैंने चाकू अपने पास संभाल लिया।
इस सारी कार्रवाई में मुझे 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा था। सबसे आखिर में मैंने रेडियो सेट जेब में डाला और आगे बढ़ गया। रेडियो सेट की आवाज मैंने बिल्कुल ही मध्यम कर दी थी। वो सेट दुश्मन की ट्रांसमिशन सुनने के लिए मेरा मददगार होता। हथियार हाथ में आने के बाद मेरा हौसला बुलंद हो गया था। अब मैं उस काबिल था कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता। क्लैशनकोफ पहले से कॉक थी, लेकिन मैंने दोबारा कॉक करके अपनी तसल्ली जरूर कर ली। एक तरबियत याफ्ता फौजी के पास जब भी हथियार आता है, वो सबसे पहले हथियार के लोड अनलोड होने का जायजा लेता है। एक बार हथियार की मैगजीन उतार कर हथियार को खाली कॉक करके ट्रिगर दबाता है, ताकि ये मालूम हो जाए कि हथियार फायर के काबिल भी है या नहीं। ये सारी कार्रवाई हर तरबियत याफ्ता फौजी का रोजमर्रा होती है, और मैं तो इस लिहाज से खास पुरजा था कि स्नाइपर था। और स्नाइपर हजरात का न सिर्फ हथियारों से लगाव ज्यादा होता है, बल्कि उनका तजुर्बा भी आम फौजियों से कई गुना ज्यादा होता है। मैं क्लैशनकोफ को कंधे से लटकाकर आगे बढ़ गया। मशरकी और मगरिबी नालों को मिलाने वाले नाले के सामने से गुजरते हुए मैंने एक नजर मशरकी नाले में डाली, मगर अंधेरी की वजह से दूसरे किनारे पर कोई हरकत नजर नहीं आ सकती थी। शुमाल की जानिब वो नाला बतदरीज बुलंद हो रहा था। थोड़ा सा आगे जाते ही एक रास्ता भी नजर आ गया जो ऊपर को जा रहा था। रास्ते की मौजूदगी का वाज़े मतलब यही था कि उस तरफ बुलंदी पर इंडिया की कोई पोस्ट मौजूद थी। मैंने नाले ही नाले में आगे बढ़ना मुनासिब समझा था कि रास्ते पर चलना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। पहाड़ी नालों में वैसे तो चढ़ाई या उतराई बहुत हमवार और धीमी होती है, लेकिन पहाड़ी के करीब पहुंचने पर ये एकदम खड़ी ढलान में तब्दील हो जाती है। ऊपर जाने वाला रास्ता नाले के बाएं जाने पड़ रहा था, जबकि मैंने नाले के दाएं किनारे को सफर के लिए इख्तियार किया हुआ था। नाला गैर महसूस अंदाज में मशरिक की जानिब मुड़ रहा था। अब कुतबी सितारा मुझे बाएं जानिब चमकता दिखाई देने लगा। नाले की हमवार ढलान मुश्किल ढलान में तब्दील होने लगी थी। बाएं जानिब चूंकि किसी पोस्ट का होना यकीनी था, इस वजह से मैं दोबारा मशरिकी जानिब बुलंद होने लगा। थोड़ा सा ऊपर जाते ही मुझे थोड़े फासले पर एक पोस्ट की रोशनियां नजर आने लगी। गो उस पोस्ट से मेरा फासला इतना ज्यादा नहीं था, मगर मुझ तक पहुंचने के लिए उन्हें दरमियानी नाला उबूर करना पड़ता। तिरछा बुलंद होते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता नाले से दूर हो गया था। ऊंचाई पर पहुंचते ही मैं दूसरी जानिब उतरने लगा। उस तरफ उतराई काफी आसान थी। चांद की रोशनी मेरे सफर को मजीद आसान कर रही थी। अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी जो मेरे अकब में हो रही थी। मेरा रुख शुमाल मशरिक की जानिब था। रेडियो सेट की आवाज बुलंद करने पर मुझे कंट्रोल की सख्त आवाज सुनाई दे रही थी। यकीनन उन्हें मरने वालों की खबर पहुंच चुकी थी। तुम कहां दफा हो गए हो? ओवर। कंट्रोल के सवाल पर एक सहमी हुई आवाज उभरी जो लाजिमन रंजीत की थी। सर, मुझे और प्रेमचंद को हवालदार राजीव ने चाय लेने भेजा था। ओवर। यकीनन उन्होंने वापसी पर अपने दोनों साथियों को मुर्दा पाकर कंट्रोल तक ये बात पहुंचाई थी, और इस मकसद के लिए उन्हें नाला उबूर करके अपनी दूसरी पार्टी के पास जाना पड़ गया, क्योंकि उनका रेडियो सेट मैं उठा लाया था। कंट्रोल ने पूछा, अंदाजा है दुश्मन का रुख किस समत को होगा? ओवर। रंजीत ने कहा, कोई खास अंदाजा नहीं है सर, अलबत्ता वो अपने साथ क्लैशनकोफ और इजाफी मैगजीनें उठा कर ले गया है। ओवर। कंट्रोल की आवाज आई, अहमक इंसान, तुम लोगों की गलती की वजह से अब वो मुसल्ला हो गया है। बहरहाल इंक्वायरी तो बाद में होती रहेगी। वायरलेस सेट हवालदार सिद्धू को दो। ओवर। जी सर। अगले ही लम्हे एक नई आवाज आई जो लामहला हवालदार सिद्धू की थी। सिद्धू, तुम अपनी पार्टी और इन दोनों के साथ मिलकर राजीव और महेश की लाश को उनकी पोस्ट तक पहुंचा दो। दुश्मन आगे निकल गया है, अब यहाँ पहरा देना बेफायदा ही होगा। ओवर। सिद्धू ने समझ जाने का इंदिया दिया। रॉजर। ठीक है, तुम लोग बताया गया काम करो, और अब ये जहन में रहे कि दुश्मन के पास हथियार मौजूद है। कैप लिसनिंग आउट। उसे बताकर कंट्रोल ने दूसरी दो पार्टियों को ये कहकर खबरदार रहने का हुक्म दिया कि मेरा रुख उसी जानिब है। उसके अलावा उसने 3 मुख्तलिफ पार्टियों को किसी रूबिन पोस्ट वाले नाले में पहुंचने का हुक्म दिया। अब रूबिन पोस्ट का इलाका मेरी समझ से बाहर था। मुझे उस नाले में आगे बढ़ना भी मुनासिब न लगा और मैं बाईं तरफ की बुलंदी सर करने लगा। उसके साथ ही मैंने पहाड़ी की चोटी का बगौर जायजा ले लिया था कि कहीं उस पर कोई पोस्ट न बनी हो, मगर मुझे कोई रोशनी वगैरह नजर नहीं आ रही थी। उसके बावजूद जब मैं बुलंदी के करीब पहुंचा तो अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली, लेकिन अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई पोस्ट मौजूद नहीं थी। अगला नाला भी उबूर करके मैं उससे अगली पहाड़ी पर चढ़ गया और इस दौरान मलगजा उजाला फैलने लगा था। मुझे दिन गुजारने के लिए फौरन ही कोई ठिकाना ढूंढना था। पहाड़ी की बुलंदी पर मैं दूर से नजर आ सकता था, इसलिए मैं अगली ढलान पर हो गया। उस जाने मुझे किसी पोस्ट के आसार नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता मेरे बाएं यानी मगरिब की जानिब दूर बुलंदी पर रोशनी झलक रही थी। नाले की तह में पहुंचने से पहले ही मुझे एक मुनासिब दरार नजर आ गई और वो ऐसी जगह थी कि दुश्मन मेरे सर पर पहुंचकर ही मुझे ढूंढ पाता। गो मेरे लिए बेहतर तो यही था कि मैं जुनूबी ढलान पर कोई ठिकाना ढूंढ लेता, क्योंकि उस जानिब सूरज की रोशनी मुझे खातिर खा गर्मी पहुंचा सकती थी। उसके बरक्स शुमाल की जानिब पहाड़ी के साए ने मुझे ठंडक में ही मुब्तला रखना था।
लेकिन एक स्नाइपर के लिए जिस्मानी आराम और तस्कीन से ज्यादा छुपने और दुश्मन से महफूज रहने की जरूरत अहम होती है। दुश्मन से हासिल की हुई टॉर्च की रोशनी में मैंने उस दरार का जायजा लिया और फिर अंदर घुसकर पांव पसार कर बैठ गया। क्लैशनकोफ मैंने गोद में रख ली थी। रेडियो सेट की आवाज जरा बुलंद करके मैं दुश्मन की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। पहली वाली फ्रीक्वेंसी पर खामोशी छाई थी। नॉब घुमाकर मैंने जल्द ही नया चैनल ढूंढ लिया था। कंट्रोल पार्टियों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर रहा था। वो ज्यादातर जिन मकामात के नाम ले रहा था वो मेरे लिए नए और अनजान थे। मैं सिर्फ फॉरवर्ड 1 और 777 पोस्ट के नाम से वाकिफ था। उसके अलावा वो मुकम्मल इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे नहीं मालूम था कि रूबिन पोस्ट कौन सी है, डब्ल्यू नाला किस जगह वाक़ है या ब्रह्मा टॉप किस चोटी का नाम है। मेरे लिए तो इन मकामात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आमतौर पर जब कोई स्नाइपर, कमांडो या जासूस वगैरह किसी मिशन के लिए सरहद उबूर करता है तो जिस इलाके में वो जा रहा होता है उसके मुताल्लिक नक्शों के जरिए उसे मुकम्मल तौर पर वाकफियत दिलाई जाती है। लेकिन इस दफा मेरा आना किसी मंसूबे के तहत तो था नहीं, इसीलिए मेरी मुश्किलात इतनी बढ़ गई थी। मैंने ज्यादा देर वायरलेस से सर खपाने की बजाय आराम को तरजीह दी और वायरलेस बंद करके पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। सख्त थकन, सर्दी और भूख की वजह से नींद आने का तो सवाल पैदा नहीं होता था। यूं भी सोना मेरे लिए नुकसानदेह था। झोले में पड़ी पानी की बोतल से प्यास बुझाकर मैं जिस्म को आराम देने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में तो कमी आने लगी मगर भूख में इजाफा होता गया। सर्द मौसम में यूं भी भूख कुछ ज्यादा ही लगा करती है। कल सुबह नाश्ते के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। दोपहर ढले मेरे कानों में कुछ लोगों के बोलने की आवाज पड़ी। वो नीचे नाले में जा रहे थे। पहले तो मैंने उन्हें तलाश पार्टी समझा मगर उनकी बातचीत से पता चला कि वो टेलीफोन की तार ठीक करने वाली पार्टी थी। उस इलाके में अक्सर हवा की शिद्दत या किसी जानवर वगैरह के पांव से अटकने की वजह से टेलीफोन की तार कट जाती है और राब्ते की बहाली के लिए पार्टी चलाना पड़ती है। आवाजों के आगे बढ़ जाने पर मैंने एहतियात से झांक कर देखा। उनकी तादाद 8 थी। हालात के पेश नजर तमाम के हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। वो रास्ते में बिछी हुई फोन की तार का मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2-3 घंटों बाद वो उसी रास्ते से वापस लौटे। शाम का अंधेरा फैलते ही मैं अपनी कमीन गाह से निकलकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ गया। अगर मैं वहीं पर मजीद 2 दिन गुजार लेता तो मेरी तलाश में वो तेजी न रहती, मगर इस तरह भूख मुझे इतना कमजोर कर देती कि मैं सही तरह से चलने के काबिल न रहता। वहाँ झाड़ियाँ वगैरह भी मौजूद नहीं थीं कि उनके पत्ते चबाकर मैं पेट में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर सकता। गो भूख प्यास बर्दाश्त करना एक स्नाइपर का खासा होता है, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि मुसलसल भूखा रहने से जिस्म भी कमजोरी का शिकार होना शुरू हो जाता है और ऐसी कमजोरी जिस्मानी कारकर्दगी पर असरअंदाज होने के साथ सोचने समझने की सलाहियतों को भी मुतासिर करती है। गो आम हालात में नाले के अंदर सफर करना मुनासिब रहता है, लेकिन दुश्मन के नाका लगाने वालों की नजर भी उमूमन नाले की गुजरगाह पर ही होती है। इसलिए मैं नाले के आगे बढ़ने की बजाय मुखालिफ समत की ढलान पर चढ़ गया और आगे बढ़ने लगा। वो नाला आगे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। चूंकि मेरा मतमा नजर वहाँ से दूर हटना था, इसलिए मैंने बाएं तरफ मुड़ने वाले नाले को इख्तियार किया। अब मेरा सफर बतदरीज उतराई में जारी था, गोया मैं मुसलसल नशेब में जा रहा था। वो नाला आगे जाकर शुमाल की जानिब मुड़ा। मेरी कोशिश यही होती थी कि नाला मोड़ और नाला मिलाप वगैरह की जगह को मैं दाएं बाएं की ढलान पर चढ़कर उबूर करूं, क्योंकि दुश्मन ने ऐसी ही जगहों पर नाके लगाए होते हैं। लेकिन मेरी ये एहतियात काम न आई। नाले मोड़ से 100 मीटर पहले ही मैंने बुलंद होना शुरू कर दिया था ताकि ऊपर ही ऊपर से वो जगह उबूर करूं। बुलंदी पर पहुंचने से पहले ही अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों का रुख मेरी ही जानिब था। फायर करने वाले मशरकी जानिब नशेब में थे, जबकि मैं उनसे शुमाल की जानिब नाले से 200-250 फुट बुलंदी पर था। उन्होंने मुझे शदीद आले से देखा था। शदीद आलात की मुख्तलिफ इकसाम हैं। उनमें से कुछ तो दूरबीन की तरह फकत दिखाव मुहैया करती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मखसूस हथियारों पर लगाकर उनकी मदद से रात को फायर भी किया जा सकता है। आमतौर पर इंडियन आर्मी और पाक आर्मी के पास दोनों किस्म के शदीद आलात मौजूद हैं, लेकिन राइफल पर लगाकर फायर करने वाले आलात ज्यादातर स्पेशल ग्रुप्स यानी कमांडोज वगैरह के पास होते हैं। ये आलात हर बटालियन को मुहैया नहीं किए जाते। आम फौज के पास शदीद ऐनकें होती हैं जिससे वो रात के वक्त इलाके की देखभाल तो कर सकते हैं, उन्हें राइफल पर लगाकर फायर नहीं कर सकते। और जो शदीद आलात राइफल पर लगाए जाते हैं उनसे भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर तक कारगर फायर किया जा सकता है। पहली गोली चलते ही मैं अपनी जगह पर दुबक गया। चंद कदम नीचे एक उभरी हुई चट्टान थी। मैंने फौरन लुढ़कते हुए उसके पीछे पनाह ली। वो मारा। मेरा लुढ़कना किसी को गलत फहमी में मुब्तला कर गया था। उसने सोचा शायद मैं गोली लगने की वजह से लुढ़क गया हूँ।
अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म हो गई और फिर 3 टॉर्चों की रोशनी उस तरफ बढ़ने लगी। टॉर्च जलाकर दुश्मन की तरफ हरकत करना यकीनन इंतहाई दर्जे की हिमाकत थी। इसका नतीजा उन्हें फौरन ही भुगतना पड़ गया था। उस जानिब क्लैशनकोफ सीधी करते हुए मैंने मुसलसल 5-6 दफा ट्रिगर दबाया था। पहली गोली फायर होते ही मेरे कानों में मजरूब की चीख पहुंची थी। बाकी 2 ने टॉर्चें बुझाने की कोशिश की, मगर मैं उन्हें ये मौका कब देना चाहता था। क्लैशनकोफ जैसे ऑटोमेटिक हथियार से तेजी से फायर करना एक स्नाइपर के लिए कोई मसला नहीं। मेरी चलाई हुई तीसरी गोली की गूंज खत्म होने से पहले 4-5 क्लैशनकोफें इकट्ठी आग उगलने लगी। मैंने अपना सर आड़ में कर लिया था। उसके साथ ही मैंने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी सी बढ़ाई। कंट्रोल उनसे फायरिंग की वजह पूछ रहा था। वहां मौजूद आनंद गुप्ता नामी सीनियर उसे टाकरा होने की बाबत इत्तला देने लगा। कंट्रोल ने पूछा, तुम्हारी पार्टी डब्ल्यू नाले के जुनूबी सिरे पर लगी है ना? ओवर। आनंद ने फौरन जवाब दिया, जी सर, ओवर। कंट्रोल ने कहा, रूबिन पोस्ट और चश्मे वाली पार्टियां मैं तुम्हारी तरफ भिजवा रहा हूँ, उसे वहीं घेरे में लिए रहो, बचकर नहीं जाना चाहिए, आउट। उसे खामोश रहने का कहकर वो दूसरी पार्टियों को पुकारने लगा। रूबिन पोस्ट, ओवर। रूबिन पोस्ट फॉर कंट्रोल, पैगाम नकल कर लिया है, ओवर। रूबिन पोस्ट से फौरन ही जवाब आ गया। इस मर्तबा गालिबन चश्मा पार्टी ने जवाब दिया था, हवालदार रोहित फॉर कंट्रोल, पैगाम नकल कर लिया है, ओवर। कैप लिसनिंग आउट कहकर कंट्रोल मजीद पार्टी कमांडरों से राब्ता करके उन्हें वहां पहुंचने के अहकामात जारी करने लगा।